हेलो फ्रेंड्स। कल जो हमने क्लास स्टार्ट किया था उसको आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। होप सो पहला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, जिसके थ्रू हम 2025 के पहला रीजन का एक बोर्ड क्वेश्चन किए थे। उसी सेम पैटर्न पे आज भी हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम दो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए बेटा, स्क्रीन पे आ गया आपका पेपर। क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे है। ध्यान से देख करके इस क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। पहला आप हेडिंग डाल दीजिए, अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर कोड 6721। होप सो आप एक ही नोटबुक प्रिपेयर किए होंगे और एक ही नोटबुक में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करें। तो कल हमारा जो हेडिंग था वो कौन सा था? अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर 2025 कोड 6711। अब आज हमारा जो कोड है बेटा वो क्या है? अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर 2025 6712, सॉरी 21। ठीक है, वो जो वन है वो टू सेट नंबर वन का है। रीड करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए, बहुतों को ने बोला कि सर रीड भी कर लिया और बना भी लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा। देखो क्वेश्चन 31 हमारा हेडिंग रहेगा अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर 2025 कोड 261। क्लासिफाइंग द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड इफ एनी इफ द कंपनीज बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो आपको ये जो दिया हुआ है बेटा ये आपका पर्टिकुलर हो गया। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे? हेड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सब हेड। तो हेड और सब हेड डालते हुए क्या करेंगे इसको आप बताएंगे। तो चलिए भाई, कल की क्लास में अगर जिन्होंने भी अच्छे से कल की क्लास देखा होगा तो कल के क्लास में जो थर्ड पॉइंट था वर्क इन प्रोग्रेस, आज ये फर्स्ट पॉइंट पे है। मतलब दूसरे रीजन पे इसको वर्क इन प्रोग्रेस को अपने फर्स्ट पॉइंट में दिया है। तो वर्क इन प्रोग्रेस को हम किसके अंदर देखे थे बेटा? करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स के अंदर किसके अंदर आता है? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी, ठीक है, इन्वेंट्रीज के अंदर करेंट एसिड्स आता है। थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए मैं बोल दूंगा, इन्वेंट्रीज के अंदर आपको क्या क्या चीजें आता है बेटा? इन्वेंट्रीज के अंदर आता है आपका रॉ मटेरियल, आपका वर्क इन प्रोग्रेस, आपका सेम फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस को सेमी फिनिश गुड्स भी बोलते हैं। इसके अंदर आता है बेटा लूज टूल्स, लूज टूल्स। और इसके अंदर आता है स्पेयर एंड पार्ट्स। ठीक है, स्पेयर्स एंड पार्ट्स। तो इतने सारे चीजें इसके अंदर आते हैं इन्वेंट्री के अंदर। यही सारे चीजों को ना बेटा एग्जाम पे पूछा भी जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिजर्व है बेटा, और रिजर्व है तो शेयर होल्डर फंड इसके मेजर हेडिंग में आएगा। और ये किसके अंदर आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। क्रेडिटर आपका करेंट लाइबिलिटी है। करेंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल के अंदर आता है बेटा। ट्रेड पेबल के अंदर हम दो चीज लिखते हैं, एक क्रेडिटर हम लिखते हैं और एक क्या लिखते हैं बेटा? बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल्स के अंदर इसका हेडिंग आता है। तो बहुत इजी था, आप लोग से बन भी गया होगा ये। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्मार्ट लिमिटेड। तो बेटा देखो, कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमको कॉमन साइज बनाना था और ऐसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन था।
देखो चैप्टर आपका जो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो आता है ना बेटा, जिसमें आपको पूछता है कि आपको बैलेंस शीट का, तो वो हमेशा ना वो बैलेंस शीट से क्वेश्चन दिखता है। 90% बोल सकते हैं, 90% वो बैलेंस शीट से ही क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसके हेडिंग और किसके सब हेडिंग पे आ रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 30 रहता है, नहीं ये 32, ये भी 90% जो कॉमन एंड कंपेरेटिव जो बनाने का रहता है ना, वो भी 90% ना आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आता है। क्यों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का लॉस का आता है? क्योंकि ये से आपको स्मॉल में दे दिया रहता है और आपको इसका सॉल्यूशन करना होता है, और इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट नहीं करते हैं बेटा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ता है, और प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। तो कल के क्वेश्चन से ये, कल हमने सीखा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सॉरी कल हमने सीखा था कॉमन साइज स्टेटमेंट, आज हम सीखेंगे क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो बेटा इस चीज को याद रखना, कल जो सीखे थे उसमें सिर्फ फिगर चेंज हो सकता है, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। मतलब अगर किसी को कॉमन साइज कल अपने पढ़ लिया है और उसके बाद भी अगर आपको कॉमन साइज बनाने नहीं आएगा, ये दिक्कत है। ठीक है, और आज हम जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट सीख रहे हैं, वो हर एक क्वेश्चन के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ अमाउंट चेंज दिखेगा, प्रोसेस आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस है बेटा, आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए जैसे कॉमन साइज के लिए भी 5 कॉलम प्रिपेयर किए थे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए भी हमको 5 कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप लोग आप कई लोग तो स्टार्ट भी कर देते बेटा बोलने से पहले, और जिन लोग स्टार्ट कर दिए ठीक है, जिन लोग स्टार्ट नहीं किए हैं उन लोग 5 कॉलम प्रिपेयर करेंगे फास्ट। चलिए, हेडिंग आपका रहेगा कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, कौन सा कंपनी था? स्मार्ट लिमिटेड। फिर ब्रेक इधर नीचे पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, प्रीवियस ईयर को पहले लिखेंगे बेटा 31 मार्च 2023, एंड 31 मार्च 2024। ठीक है, अब वही सेम फॉर्मेट रहेगा हमारा, 5 कॉलम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? फिफ्थ कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर अमाउंट 2023 लिख देता हूँ बेटा। आप 22 23 भी लिखेंगे, डायरेक्ट 23 लिखेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसको ए नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर 2024, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे एब्सुलेट चेंज, एब्सुलूट चेंज। और ये जो एब्सोल्यूट चेंज है ना, उसको हम सी नाम देते हैं, और सी कैसे निकलेगा? सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर निकालेंगे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, उसको हम डी वैल्यू दे देते हैं। अब वो कैसे निकलेगा? सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, ये हमारा फॉर्मेट है। ऐसा आपको पेपर में फॉर्मेट लिखना है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट के हेडिंग है, और हम कल सीखे थे बेटा, कभी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड अकाउंट का अगर हमको डेटा गिवन है, तो उसको एज इट इज फॉर्मेट में लिखते हैं, और उसका फॉर्मेट बहुत इजी है। 7 प्रोसेस होता है उसके फॉर्मेट का। फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस, चलिए चलो इसमें अपन इसको पूरा फिल करते जाते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 23 का गिवन है आपका 20 लाख, और 24 का गिवन है 24 लाख। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 लाख, सेकेंड 24 लाख। सेकेंड प्रोसेस, अदर इनकम। क्या क्वेश्चन में अदर इनकम गिवन है? क्या नहीं है, तो इसको हम डेज डालते हैं। सर अगर क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं है और सेकंड को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्या? चल जाता है बेटा। चल इसलिए जाता है क्योंकि अभी आप 12th क्लास में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए चल जाता है। लेकिन चाहो तो आप, चाहो नहीं, आपको करना चाहिए। विथ फॉर्मेट करेंगे आपके लिए फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल होगा। देन थर्ड प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। क्या निकल जाता है? टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकलता है? फर्स्ट प्लस सेकेंड। और बार बार ऐसे करोगे ना, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको फॉर्मेट याद रहेगा। तो आप चाहे कॉमन साइज निकालो, चाहे कॉम्पेरेटिव साइज निकालो, आपका हमेशा ये बनेगा 24 लाख। जीरो पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना बेटा, है ना। एग्जाम पे भी जीरो पे ध्यान रखना, नहीं तो ये एक जीरो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। पॉइंट फोर्थ, एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन में एक्सपेंसेस कौन कौन सा गिवन है? तो क्वेश्चन में दो टाइप के एक्सपेंसेस गिवन है। एक गिवन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसको एमसीएमसी लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और सेकंड आपको गिवन है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉयमेंट आपको क्वेश्चन में फुल फॉर्म ही लिखना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 4 लाख रुपीज, करेंट ईयर का आपको गिवन है 6 लाख रुपीज। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया है भाई 2 लाख रुपीज, और करेंट ईयर का दिया है 4 लाख रुपीज। तो यहाँ पर हम इस दोनों को करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस ये आ गया 6 लाख रुपीज, और ये आ गया 10 लाख रुपीज। ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं भाई? इसके बाद हमारा फॉर्मेट क्या होता है? फिर इसके बाद हमारा फॉर्मेट जो होता है, हम निकालते हैं फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट को बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है सर? थर्ड माइनस फोर्थ। थर्ड माइनस फोर्थ। थर्ड क्या है? टोटल इनकम। टोटल इनकम बोलो या टोटल रिवेन्यू बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू 20 लाख। 20 लाख माइनस 6 लाख, 14 लाख। 24 लाख माइनस 10 लाख, 14 लाख। ये निकल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स के बिना पहले प्रॉफिट। फिर हम 6 पॉइंट इसमें क्या करते हैं? टैक्स माइनस करते हैं। तो टैक्स यहाँ पर दिया है 50%। तो टैक्स आपका 50%, 14 लाख का 50% 7 लाख। 14 लाख का 50% 7 लाख। तो यहाँ पर से माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद जो 7 पॉइंट आपका निकल करके आता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन दोनों को माइनस करके निकलेगा, तो 14 लाख पे माइनस 7 लाख करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 7 लाख। 14 लाख माइनस 7 लाख करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 7 लाख। क्लियर है? चलिए, अब ये हमारा नॉर्मल बेटा प्रोसेस, यहाँ तक जो हमको नॉर्मली पेपर में जब दिया है तो यहाँ तक हमको बिना कुछ करे ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, ये हमारा प्रोसेस है। अब हमको क्या निकालना है? एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज के लिए क्या लिखा है बेटा? सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो बी कौन सा है? ये 24 लाख। तो 24 लाख माइनस 20 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। अदर इनकम कुछ नहीं है, डैश। तो ये भी फिर से हमारा क्या निकल गया? 4 लाख। फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख माइनस 4 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो ये पॉजिटिव 2 लाख। 4 लाख माइनस 2 लाख करेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख। ये 2 लाख हो गया। 10 लाख माइनस 6 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। ऊपर ऐड करोगे तो भी बन जाएगा, और यहाँ से इसको ऐसा करोगे तो भी बन जाएगा। ये इक्वल टू वाला साइन आ गया। ये भी आपका इक्वल टू वाला साइन आ गया। 14 लाख माइनस 14 लाख 0। 7 लाख माइनस 7 लाख 0। तो टोटल भी क्या आ गया? 0।
अब हमको परसेंटेज निकालना है, डी। डी कैसे निकलेगा? सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। तो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, सी मेरा गिवन है 4 लाख, अपॉन मेरे पास ए गिवन है 2 लाख, ठीक है, सॉरी 2 लाख नहीं, 20 लाख, ए गिवन है 20 लाख, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कैसे निकाला हूं देख लो बेटा। 4 लाख सी, 20 लाख ए, दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई 100, तो कितना परसेंट आ गया ये? 20%। कितना परसेंट आएगा? 20%। फिर से इसको करूंगा तो वही 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 20%। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा बेटा? 50%। यहाँ पे दिया है 2 लाख अपॉन 2 लाख। आपको पेपर में ऐसा नहीं शो करना है, डायरेक्ट परसेंट लिखना है, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा? 100%। मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100, 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा बेटा ये? 66.67%। आपको ऐसा शो करना है। अब यहाँ पास कुछ नहीं दिया है तो ये डैश, ये डैश, और ये भी हो जाएगा डैश। खत्म। 3 4 नंबर का पेपर में था बेटा, 4 नंबर आपके हाथ में है। सबसे इजी का अगर बात करूँ ना बेटा इसमें, तो सबसे इजी ये टॉपिक है। इससे अगर जो बच्चा भी 3 नंबर नहीं निकाल पाया, मतलब वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने परसेंटेज में 1% डाउन कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। कल जैसे बनाए थे सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 33(1). नीचे एक बार देख लेते बेटा। कल हमने देखा था कि 33(1) थोड़ा टफ था और 33(2) जो है इजी था। दोनों से इसमें अब दोनों सेम टाइप का दे दिया बेटा, तो दोनों हमारे लिए टफ है और दोनों हमारे लिए इजी है। टफ तो नहीं बोल सकते, बहुत इजी है। कल जिन्होंने को समझ आया होगा वो बहुत अच्छे तरीके से इसको बना लेगा। आएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। हमको कल ट्रेड पेबल निकाले थे, आज ट्रेड रिसीवेबल निकाल रहे हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, हमको क्वेश्चन के हिसाब से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स गिवन है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का अगर बात करें, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वेयर 20,000 मोर देन द बिगिनिंग, मतलब जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग हम फाइंड आउट करेंगे वो ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है। तो ओपनिंग ही कितना है ये नहीं पता, तो उसको कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अनदर नेम है सीओजीएस। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं सीओजीएस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं सीओजीएस, तो वो है आपका 6,40,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन जो है, सॉरी, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कैश सेल्स जो है वो लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कैश सेल्स जो है वो 1/3 है क्रेडिट सेल्स का। मतलब कैश सेल 1/3 है क्रेडिट सेल का। मतलब अगर कैश क्रेडिट सेल्स 100 रुपए है, तो 33 रुपीज उसमें क्या है? कैश सेल्स है। ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो 20% नॉर्मली दिया रहता है ना बेटा, इसको हम हमेशा हमेशा ऑन सेल मानते हैं। ऑन सेल मतलब ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो परसेंटेज निकलता है वो किससे निकलता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, जीपी अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो मतलब जो परसेंटेज हमेशा जीपी रेशियो जो दिया रहता है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? ऑन सेल रहेगा, मतलब ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही रहेगा। चलिए, अब यहाँ तक तो क्वेश्चन जो गिवन था हमने उसको डिस्कस कर लिया है। आते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? हमको क्वेश्चन में जो पहला चीजें दिया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो,
इसका फॉर्मूला बता देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, जैसे कल पढ़े थे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला था क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा क्रेडिट सेल क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखेंगे भाई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है और आप लोग इसको पॉज करके क्वेश्चन को लिख लिया करो। अगर आपके पास पेपर डाउनलोडेड नहीं है तो आप पहले क्वेश्चन लिखा करो फिर आंसर। अब ये मैं बेटा यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। मुझे क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, ना तो मुझे क्रेडिट सेल्स पता है ना एवरेज ट्रेड पेबल पता है। लेकिन क्रेडिट सेल्स के लिए मेरे पास अगर मुझे टोटल सेल पता चल जाएगा तो मुझे क्रेडिट सेल और कैश सेल का मेरे पास डेटा गिवन है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सीओजीएस। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सीओजीएस। सीओजीएस क्वेश्चन में गिवन है 6,40,000। 6,40,000 का सीओजीएस गिवन है। और मुझे जीपी रेशियो गिवन है, जीपीआर गिवन है। कितना गिवन है? 20% ऑन सेल, ठीक है। अगर मुझे सेल चाहिए, अगर मैं सेल निकालना चाहूंगा तो सेल का फॉर्मूला होता है सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अब ये जो जीपी जो दिया है वो 20% ऑन सेल दिया है, तो इसके लिए आप हमेशा एक वर्ड याद रखना। आप लिख सकते हैं 20% ऑन सेल, 20% on sale is equal to 25% on COGS, 25% on COGS। इसका दूसरा मेथड भी हम कर सकते हैं, कैसे? लेट सेल बी ₹100। अगर 100 रुपए सेल है तो 100 रुपए का 20% मतलब क्या निकल जाएगा बेटा? लेट सेल बी ₹100, तो 100 प्लस, सॉरी 100 - 20 करूंगा तो क्या निकल जाएगा? ₹80। ये क्या निकल गया? सीओजीएस। जब सेल इज इक्वल टू सीओजीएस है तो सीओजीएस मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो सेल माइनस जीपी करूंगा, सेल माइनस जीपी, तो क्या निकल जाएगा? सीओजीएस। तब इसी को फॉर्मूला में बोल दो, अगर जब 100 रुपए जब सेल था तो 20 रुपए प्रॉफिट था, तो 80 रुपए सीओजीएस था। तो अगर मुझे पर सीओजीएस मेरे पास अगर 6,40,000 अगर सीओजीएस होगा तो मेरा जीपी कितना होगा? एक्स। बस इसको कैलकुलेट, तो दो तरीका है आपके पास। या आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, डायरेक्ट परसेंट निकाल देना 25% का सीओजीएस से, तो वही आंसर आएगा। या आपको लगता है कि सर दूसरा फॉर्मूला बताओ कि ये मुझे समझ नहीं आया क्यों हो रहा है, तो दूसरा ये लेट सेल भी ₹100, सेल 100 - जीपी करेंगे तो 80 जो आ गया आपका सीओजी है। अगर 100 रुपए जब सेल है तो 20 रुपए प्रॉफिट है और 80 रुपए सीओजीएस है, तो 6,40,000 अगर सीओजीएस होगा तो कितना जीपी होगा? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। जीपी इज इक्वल टू 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय, सॉरी 80। तो 6,40,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 80, तो इसको डिवाइड करो बेटा, आंसर आपका आएगा 1,60,000। अब कैसा है वो भी कर देता हूँ, ये जीरो कट गया, 6 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 होता है, 2 बचेगा, 4 4 6 जा 24, 60,000। दूसरा तरीका, 6,40,000 और जो पहला फॉर्मूला बताया था, 6,40,000 मल्टीप्लाई 25%, 25% भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,60,000। तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको दोनों तरीका सिखा दिया है, जो तरीका आपको इजी लगता है वो कर सकते हैं। अगर हमेशा कभी भी सीओजीएस दिया रहेगा, परसेंटेज 20 रहेगा, तो आप उसको परसेंटेज में ऐड कर देंगे। आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, भूल जाओगे, तो आप लेट करके फॉर्मूला यूज कर दोगे, लेट प्रॉफिट भी ₹100
उसमें फिर जीपी को माइनस करके इसको सॉल्यूशन। तो अब मेरे क्वेश्चन में मुझे सीओजीएस क्वेश्चन में मेरे को जीपी पता चल गया। तो जीपी पता चलने से क्या फायदा हो गया भाई? जीपी पता चलने से मुझे ये फायदा हो गया सर कि मैं अब यहाँ पर सेल फाइंड आउट कर लूंगा। 6,40,000 प्लस, सॉरी, प्लस कितना, 1,60,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 लाख। तो मेरा टोटल सेल हो गया 8 लाख। अब ये जो सेल्स है वो क्या होने वाला है? कैश प्लस क्रेडिट। सेल्स जो मेरा टोटल 8 लाख है, वो 8 लाख इज इक्वल टू, 8 लाख इज इक्वल टू कैश सेल्स के लिए क्वेश्चन में कहा था कि जो कैश सेल्स है वो मेरा 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स है। तो इसको मैं 1/3 क्रेडिट लिख दूं, प्लस क्रेडिट। अब ये जो 8 लाख इज इक्वल टू, ये 1/3 है, ये 1 है, यहाँ पर 1 अगर होगा तो इसको अब इसको मेरे को प्लस करना है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वही वाला प्रोसेस बेटा, मैं यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में हिंट दे देता हूँ, 1/3 प्लस 1। तो 1/3 प्लस 1 करोगे तो आंसर आएगा 4/3 क्रेडिट। तो हम लिखेंगे क्रेडिट इज इक्वल टू, 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, और जो 4 है वो डिवाइड में चले जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 2 जा 6 लाख। तो भाई क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन के हिसाब से हमको गिवन हो गया। अब क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, जो कि हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पास गिवन है, उसका फॉर्मूला मेरे को एवरेज ट्रेड पेबल चाहिए, रेसिप्रोकल कर दूंगा। एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला के हिसाब से 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो क्या निकल गया भाई? एवरेज ट्रेड पेबल 1,50,000। चलिए, यहां तक क्लियर। अब दूसरा प्रोसेस हमारा, सेकंड स्टेप, एवरेज ट्रेड पेबल। अब इसको भी ऐसे ही दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। आपको दो पार्ट में नहीं करना, मुझे समझाने के लिए, सामने लिखने के लिए करना होता है। आप सामने डायरेक्ट नीचे 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 ही लिखते जाएंगे उसको। और देखो भाई, बोर्ड में पेपर उन लोग देंगे, आप लोग एग्जाम भी दिए हुए हैं, तो इतना छोटा छोटा एकदम कंजस्टेड नहीं लिखना। जितना मस्त फैला के सुंदर लिखना चाहोगे लिखोगे, सप्ली ले लेना, लेकिन अच्छे से लिखना। ऐसा नहीं कि उसमें भी कंजूसी करो। आप लोग एग्जाम भी डाले हो ना, वही से पेपर पैसा आता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप अच्छे से लिखेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी एक्स, देयर देन क्लोजिंग इज 20,000 प्लस एक्स। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है क्लोजिंग। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज 1,50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 20,000 प्लस एक्स अपॉन 2। 2 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो 1,50,000 इंटू 2 होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, अब आप लोग समझदार हैं, 3 लाख रुपीज। ये एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस 20,000, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो 2x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 2,80,000। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 2 1 जा 2 4 जा 0 0 0, तो 1,40,000। मतलब ओपनिंग
ट्रेड पेबल इज इक्वल टू 1,40,000. Then closing trade payable is equal to 20,000 plus 1,40,000, that is 1,60,000. आपका आंसर। समझा रहा हूँ, धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ज्यादा है, लेंदी और विचित्र लग रहा है, लेकिन आप इसका बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये आपके लिए 3 मिनट लगेगा। चलिए, इसके और में क्या आया है एक बार क्वेश्चन रीड करें, तब तक मैं भाई थोड़ा पानी पी लूं। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया 25%, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 8 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया 4 टाइम्स, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। इसी पे थोड़ा ध्यान देना, ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। ठीक है, सॉल्व चलेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ऊपर हमने देखा था सीओजीएस इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी। सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स दिया हुआ 8 लाख, और जीपी बेटा, जीपी रेशियो दिया 25%। पिछले वाले में हमने देखा था कि उसमें हमको कॉस्ट दिया था, इसलिए हमको क्या करना पड़ा था, एडजस्ट करना पड़ा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 लाख का 25%। इस पे कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जीपी हमेशा सेल से निकलता है, सेल का वैल्यू दिया है। पिछले वाले में हमको सेल नहीं दिया था, सीओजीएस दिया था, इसलिए हम लोग उसको कैलकुलेट किए। ठीक है, कई लोग इसी में बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं भाई, नहीं कंफ्यूज आना है भाई। 8 लाख माइनस 8 लाख का 25% निकालेंगे भाई, कितना होता है, जीरो जीरो कट जाएगा, 25, 200, 2 लाख। तो आंसर हम यहीं पास निकाल देते हैं, 6 लाख। चलिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू सीओजीएस 6 लाख डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे हाथ पे आ गया भाई 1,50,000। ये आ गया 1,50,000। सेम प्रोसेस, जैसे हम उसमें ओपनिंग क्लोजिंग निकाले थे, बस वैसी सेम प्रोसेस। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। 3 लाख इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1 लाख। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख है तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 लाख, दैट इज 2 लाख। बहुत ईजी है सर, ऐसा पेपर में आएगा तो फिर तो टॉप कर देंगे। तो बोल ही रहा हूँ शुरू से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना मतलब कॉन्फिडेंस लाना। जो बच्चे सिर्फ बुक पकड़ के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे, पॉसिबल नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, उससे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, आएंगे लास्ट क्वेश्चन।
हमारे इस चैप्टर का, सॉरी इस पेपर का। ओह, क्वेश्चन में थोड़ा सा गिवन ऑन 31 मार्च। ठीक है, 31 घूमने चले गया बेटा। अब ये 31 हमारा इस मंथ, इस ईयर का लास्ट होगा। ठीक है, इस 31 जो आने वाले हैं कुछ दिनों बाद, मतलब 25 दिन बाद, 25 तारीख 2025 खत्म होकर के 2026 में आ जाएंगे हम। क्या किए साल भर? बस सर वही जो पिछले दो जिंदगी भर से करते आ रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2024 फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ भाविक लिमिटेड। नाम बहुत अच्छा है भाई इस बंदे का, भाविक लिमिटेड। भाविक लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट गिवन है बेटा, एक बार बैलेंस शीट देख लो। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस क्लियर, नोट नंबर दिया है, मतलब शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस आपको नीचे बताएगा क्या है। नॉन करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए भी नोट नंबर 2 है। पहला अमाउंट जो दिया है करंट ईयर का, सेकंड अमाउंट जो दिया है प्रीवियस ईयर का है। तो इससे आप समझ सकते हैं शेयर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हो रहा है, मतलब 2 लाख का इंक्रीज हो रहा है, मतलब इशू हुआ है। 3 लाख से 4 लाख रुपए हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी नीचे दिया होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरे जो शेयर है, जो 2 लाख इंक्रीज हुआ उसमें 1 लाख प्रीमियम आया। देखते हैं क्या लिखा हुआ है नीचे। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या हो रहा है, 10 लाख से 6 लाख हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हम रिडीम कर रहे हैं। अब वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कौन सा है, डिवेंचर है कि क्या है, नीचे नोट नंबर में दिखेगा। उसके बाद करेंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल दिया है, 1 लाख से 5 लाख हो रहा है, 4 लाख इंक्रीज हो रहा है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो नोट नंबर 3 है, उसके अंदर लिखा है 4 लाख से 3 लाख रुपीज हो रहा है। टोटल 30 लाख 30 लाख। एसेट्स में हमारा नॉन करेंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, 4 पॉइंट दिया हुआ है, 15 लाख से 19 लाख हुआ है। पॉइंट नंबर 4 दिया है, देखेंगे क्या हुआ है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, 4 लाख से 3 लाख रुपए कम हो रहा है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं। करेंट एसेट्स के अंदर तीन चीजें दिया है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री दिया है 3,50,000 से 4,50,000 इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 4,50,000 से 2,50,000 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया 1 लाख से 1 लाख बराबर है। टोटल दिया हुआ है। नोट्स टू अकाउंट में पहला नोट जो था रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके बारे में बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब हमारा शेयर जो इशू हुआ है वो नॉर्मल हुआ है, और यहाँ पर रिजर्व भी 1 लाख से बढ़ रहा है। ठीक है भाई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है 10% डिवेंचर दिया हुआ है, तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 10 लाख से 6 लाख हो रहा है, मतलब जो 10% डिवेंचर है वो रिडीम हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब 10% डिवेंचर है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 4 लाख से 3 लाख रुपीज। ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब वो मशीनरी है, मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कट करके दिया है और उसको हमने लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। During the year, a piece of machinery costing 8 lakh accumulated depreciation of 50,000 was sold for 6 lakh 50,000। ठीक है भाई। डिबेंचर वेयर रिडीम ऑन 31 मार्च 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में कभी भी बेटा डिबेंचर रिडीम हुआ है और उसका डेट गिवन नहीं है, तो हम उसको हमेशा एंड ऑफ द मंथ लेते हैं, एंड ऑफ द ईयर। यहाँ भी एंड ऑफ द ईयर लिया है, और हम हमेशा एंड ऑफ द ईयर लेते हैं। ठीक है। तो डिबेंचर में अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हमेशा आप क्या लेंगे, एंड ऑफ द ईयर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली दिया रहता है, कभी कभी नहीं देता है तब का बात है, तो आप उसको याद रखें। नीचे हमको निकालना क्या है भाई, देखो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, दोनों उसी में से निकालना है। उस बैलेंस शीट से दोनों चीज फाइंड आउट होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेस के लिए। इस क्वेश्चन को जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो बनाने के लिए एक ही फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट हमारा होगा कैश फ्लो फ्रॉम, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हमारा हेडिंग होगा। ठीक है। हेडिंग जो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमारा जो हेडिंग होगा, वो हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको पेपर में दोनों लिखना है बेटा, ठीक है। नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सर अलग अलग बनाएंगे तो चलेगा क्या? चलेगा। एक में बनाएंगे तो भी चलेगा क्या? चलेगा। सर कल वाले क्वेश्चन को हमने एक में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन कैसे करना है? पहले आपने हेडिंग डाला, फिर आप अपने नोटबुक में पर्टिकुलर अमाउंट करके आप 10 लाइन करीबन छोड़ के रख देंगे। मेरे लिए 10 लाइन के बराबर है, मैं 10 लाइन छोड़ दूंगा, ठीक है। 10 लाइन छोड़ने के बाद 10 लाइन भी छोड़ सकते हो और 10 से ज्यादा भी लाइन छोड़ते हो, एक पेज भी छोड़ोगे तो भी क्या आ जाएगा, अपना पेपर है यार, आराम से फैला फैला के लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे लिए अब जितना मेरे को सॉल्यूशन चाहिए उतने के लाइन के बराबर है। अब आप अपने नोटबुक में देखना उसको। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए मेरा 2 पेज है समझो, ठीक है। पेज नंबर फर्स्ट में मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 रहेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 मैं बनाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी, जो मेरा डेटा दिया है उसके बेस में मेरे को अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर बनेगा एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्या हो जाता है साहू जी आपको? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फॉर्मेट पी से पर्टिकुलर अमाउंट। कल से थोड़ा बेहतर लिखने का लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा इम्प्रूव होता है ना, बहुत दिनों बाद आओ तो थोड़ा डर लगता है। सेकंड बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, टी से पेपर में अच्छे से फॉर्मेट बनाना बेटा, ठीक है। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए एसेट्स है, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का हमारे अमाउंट दिया है उसको हम बैलेंस में लेते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो प्रीवियस ईयर अमाउंट होता है उसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लेते हैं, जो कि हमारा है 16 लाख रुपए। और हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बस जहां पर हमको टोटल करना है उसके एक पहले बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो करेंट ईयर का अमाउंट है कितना, 21,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रीवियस ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 1 लाख रुपीज। और टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, 2,50,000 रुपीज। ध्यान रखना बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम लोग 4 पॉइंट लिखते हैं सिर्फ, एक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दो चीज आ गया। तीसरा पॉइंट हमारा या तो होता है बाय डेप्रिसिएशन जो इस साल हम चार्ज करेंगे, और चौथा हम इसके अंदर लिखते हैं टू मशीनरी जो एसेट्स हम सोल्ड करें उसको, उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने का। इन दोनों में से एक चीज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ था कि जो पहला पॉइंट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है पीस ऑफ मशीनरी, जो 8 लाख का मशीनरी है उसमें हमने 50,000 का जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर चुका है उसको 6,50,000 में सोल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि हमारा कॉस्ट जो 8 लाख का था उसमें 50,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया सर। तो उस दिन उसको सोल्ड करने के टाइम मेरा मशीनरी का कॉस्ट है 7,50,000, जिसको मैं 6,50,000 में सोल्ड कर रहा हूँ सर। तो मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया सर, कितने का, 1 लाख रुपए का मुझे लॉस हो गया सर। ये तो ये जो 50,000 जो दिया है बेटा, यही 50,000 हमारे लिए वहां पास काम का है कि जो मशीन को सोल्ड कर रहे हैं उसमें जितना डेप्रिसिएशन लगा है उसको उसके मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो 50,000 को हम वहां लिख देंगे बेटा। तो 50,000 हम वहां पास लिखेंगे।
तो ये 50,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 50,000 आएगा तो ये टोटल हो गया बेटा 3 लाख। इधर बेटा बैलेंसिंग के लिए बचा 2 लाख, तो ये 2 लाख हमारा डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अगर हमको ऑपरेटिंग बनाना होता तो ऑपरेटिंग में आपको पता है ना, नॉन कैश आइटम दो डेप्रिसिएशन ऐड करते तो ये 2 लाख ऐड होता। ठीक है, अब इसमें पूछा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये मशीनरी जो भाई यहाँ मशीनरी लिखे हैं, तो मशीनरी अकाउंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भाई उसको जाके देना पड़ेगा ना, तो जाकर के उसको दे देते हैं भाई, मशीनरी अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आया है, अरे भैया 50,000 रख लो। फिर हम उस मशीनरी को सोल्ड कर रहे हैं तो हमको पैसा आ रहा है भाई, तो बाय बैंक 6,50,000। भाई हमको लॉस हो रहा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितने का, 1 लाख का। बस इतना ही इसके अंदर आना है। अब इस साइड को टोटल करेंगे, इस साइड को टोटल करने के बाद इस साइड से माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा, टू परचेस। तो टू परचेस कितना आ जाएगा भाई, इसको टोटल करो, 21,50,000 प्लस 50,000, 22 लाख, 23 लाख, 23 6, 29,50,000। 29,50,000 माइनस 1,60, सॉरी 16 लाख करेंगे, तो 16 लाख करने से आएगा आंसर 13,50,000। तो टोटल ये 29 लाख आ गया। ये परचेस है, इसको हम टू बैंक करके लिखते हैं ना बेटा, टू बैंक आएगा, ब्रैकेट में परचेस लिखिए। मतलब हमने 13 लाख रुपए का परचेज किया है और 6,50,000 का सोल्ड किया है। बस ये दोनों चीजें ही आना है, इतना तामझाम हम इसी के लिए किए हैं। ठीक है, चलिए और क्या दिया है बेटा इसके अंदर। एक दिया है डिबेंचर वेयर रिडीम, तो वो रिडेम्पशन के टाइम पे हमको इंटरेस्ट निकालने के लिए काम आएगा। चलिए, इस बेसिस पे सबसे पहला हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम, कौन से निकाले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम लेंगे सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने का सेल हुआ है भाई, 6,50,000 रुपए जो कैश इनफ्लो हुआ है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का परचेज किया भाई, 13,50,000 रुपए ब्रैकेट पे। ऊपर और देखेंगे नॉन करेंट एसिड्स के अंदर कुछ हुआ है क्या, तो नॉन करेंट एसिड्स के अंदर जो पॉइंट नंबर 4 था उसके बारे में हमने कर लिया। फिर नॉन करेंट एसिड्स के अंदर एक बी पॉइंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 1 लाख रुपए हो रहा है, मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को भी सोल्ड कर रहे हैं, मतलब वहां पर भी कैश इनफ्लो हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा, 7,50,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 13 लाख से 7,50,000 माइनस होगा तो आंसर आएगा 6 लाख। इसमें आएगा नेगेटिव पे, तो इसको हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हो गया क्लोज एक लाइन पे। सेकंड पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भाई इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, शेयर देखो आपका करेंट ईयर जो था और प्रीवियस ईयर, तो 2 लाख रुपए का शेयर इशू हो रहा है, तो 2 लाख रुपए करेंट ईयर का ये इशू हो गया। सेकंड, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 10 लाख से 6 लाख हो रहा था, तो रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर कितने का रिडीम हो गया, 4 लाख रुपए। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, लेकिन एडिशनल पॉइंट में एक दिया था, जो हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, कितना भाई, 10 लाख का 10%, दैट इज 1 लाख।
ये आपको हमेशा याद रखना है। इंटरेस्ट पेड 1 लाख, ये 2 लाख है। तो नेगेटिव, इसमें भी 3 लाख रुपीज नेगेटिव आ रहा है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यही लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। 3 लाख, तो इसको भी लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सॉल्यूशन कंप्लीट। कैसा लगा दोस्त? बहुत इजी है। स्लो वर्जन में देखो, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया, जो होशियार स्टूडेंट, देखो स्पेस ज्यादा रहता है, इसको करके अब नेक्स्ट में हम लोग वहां पर शॉर्ट शॉर्ट नहीं लिखेंगे, अच्छे से। प्रोसेस ये है बेटा कि जिन लोग को बिल्कुल भी नहीं आता है, उनको थोड़ा सा पढ़ करके समझ करके लिखना है, स्लो वर्जन में बार बार देख करके समझो। जिन लोग को आता है मतलब बुक का बना लिया, लेकिन पेपर का बनाने में डर लगता है, तो पहले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को देखो, पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। जो लोग पढ़ चुके हैं और उन लोग को आता है कॉन्फिडेंस लाने के लिए, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो, अगर आंसर मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो कहाँ मिस्टेक है उसको सुधारो और सीखो। मेन पर्पस है क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने का। अब देखो, कल एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, आज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, खुद में कॉन्फिडेंस आ गया। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तब तक एक बार पानी वगैरह पी लो।